हेलो दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग खासकर रेलवे समान अध्ययन से आरआरबी बेंगलोर 30/5/2004 में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो खासकर आपको रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल, ग्रुप डी, बिहार पुलिस आदि सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को शुरू से कवर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका हो गया, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज दोस्तों कहाँ है? तो राष्ट्रीय जो धातु कर्म लेबोरेटरीज है ये जमशेदपुर में है। कहाँ है दोस्तों? जमशेदपुर में। याद कीजिए कि राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज जो है वो जमशेदपुर में है। कहाँ है दोस्तों? जमशेदपुर में। याद कीजिए कि राष्ट्रीय जो धातु कर्म लेबोरेटरीज है वो जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अति चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों? अति जो चालक है उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? तो अति चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। याद कीजिए दोस्तों, अति चालक की जो प्रतिरोधकता होती है वो शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फ्यूज का जो प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होना चाहिए। दोस्तों देखिएगा, जो फ्यूज है आप लोग जैसे बोर्ड में लगाते होंगे तो बोर्ड में आपका एक फ्यूज लगा रहता है, तो फ्यूज का जो रेसिस्टेंट होना चाहिए वो ऊंच होना चाहिए। और इससे गलनांक की बात करेंगे तो गलनांक दोस्तों कम होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जैसे बिजली के बल्ब जलाते हैं, तो बिजली के जब बल्ब जलाते हैं तो उसमें आप देखिएगा उसमें एक फ्यूज बोर्ड में लगा रहता है ना। और जब उसमें बोर्ड में जो फ्यूज लगा रहता है तो उसमें अगर आप देखिएगा तो उसका जो प्रतिरोध के रेसिस्टेंट को अगर हम देखेंगे तो उसका जो रेसिस्टेंट होना चाहिए है ना फ्यूज का, वो ऊंच होना चाहिए। और अगर गलनांक की बात करेंगे दोस्तों, गलनांक का, तो इसका गलनांक जो है निम्न होना चाहिए, खासकर फ्यूज का। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परम शून्य ताप। क्या है दोस्तों? परम शून्य ताप का मान कितना होना चाहिए? अगर दोस्तों बात करेंगे इस परम शून्य का तापमान कितना होना चाहिए, तो ये जो है दोस्तों देखिएगा 273 डिग्री सेल्सियस इसका जो है परम शून्य ताप का मान होना चाहिए, 273 डिग्री सेल्सियस। याद कीजिए दोस्तों, परम शून्य ताप का मान कितना होना चाहिए? तो 273 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक जो घटाव है वो तूफानी मौसमों को दर्शाता है। अगर दोस्तों बात करेंगे कि वायुमंडलीय दाब में, वायुमंडलीय प्रेशर में अगर दोस्तों बात करेंगे तो आकस्मिक जो घटाव है वो तूफानी मौसम को क्या करता है? वो दर्शाने का काम करता है, वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक जो घटाव है वो तूफानी मौसम को दर्शाने का काम करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिलिप यानी फ्लॉप एक प्रकार की क्या है दोस्तों? फिलिप जो फ्लॉप है वो एक प्रकार के क्या है दोस्तों? देखिएगा कि द्विस्थितिक युक्ति है। क्या है? द्विस्थितिक युक्ति। फिलिप फ्लॉप जो है एक द्विस्थितिक युक्ति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद कीजिए कि फिलिप जो फ्लॉप है एक प्रकार की द्विस्थितिक युक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश का रंग जो है तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। अगर दोस्तों बात करेंगे जो प्रकाश का जो रंग होता है, प्रकाश का जो रंग वो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तो प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंगदैर्घ्य के द्वारा दोस्तों निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? तो तरंगदैर्घ्य के द्वारा खासकर दोस्तों निश्चित किया जाता है प्रकाश का रंग। प्रकाश का रंग अगर बात करेंगे तो ये तरंगदैर्घ्य के द्वारा खासकर निश्चित किया जाता है। चलिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों बात करते हैं ध्वनि मतलब दोस्तों आवाज़, जैसे आप लोग साउंड बजाते होंगे है ना, तो आप लोग अगर बात करेंगे कि ये साउंड कितना वॉल्यूम से बज रहा है, कितना आवाज़ से बज रहा है, तो इसके मापने का यंत्र होता है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे ध्वनि की इकाई क्या होती है, तो ध्वनि की इकाई बात करेंगे तो ध्वनि की इकाई दोस्तों डेसिबल होती है। क्या होता है? डेसिबल। यानी हम लोग ध्वनि को इकाई को डेसिबल से खासकर मापने का काम करते हैं। चलिए दोस्तों, हर एक चीज़ का कुछ पैमाना होता है। जैसे आप लोग मालूम होगा कि अगर हम लोग लंबाई को मापना है तो मीटर से मापते हैं, समय को मापता है तो सेकंड से मापते हैं, उसी प्रकार ध्वनि को अगर मापते हैं तो डेसिबल से मापते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों अगर बात करेंगे सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो सूर्य के दोस्तों जो सबसे निकटतम ग्रह है वो बुध है। कौन सा है? बुध है। याद कीजिए दोस्तों, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? दोस्तों देखिएगा कि बुध के जीवन से संबंधित एक नाटक है जिनका नाम है यशोधरा। यशोधरा का दोस्तों लेखक कौन है बताइए?
बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा है। अगर इनके लेखक की बात करेंगे दोस्तों, यशोधरा जो पुस्तक है इनका अगर लेखक की बात करेंगे तो इनका लेखक कौन है? तो इनका लेखक है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। कौन सा लेखक है इनका? मैथिली शरण गुप्त इनका पूरा नाम दोस्तों याद कीजिए, मैथिली शरण गुप्त है इनका पूरा नाम। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बाइट दोस्तों देखिएगा, एक बाइट में कितने बिट्स का समूह होता है? एक बाइट जो है वो कितने बिट्स का समूह होता है? तो दोस्तों एक जो बाइट है, एक बाइट ये देखिएगा दोस्तों, ये 8 बिट्स का समूह होता है। कितने बिट्स का समूह होता है? 8 बिट्स। याद कीजिए दोस्तों, एक बाइट जो है, एक बाइट जो होता है इसमें 8 बिट्स का समूह होता है, यानी एक बाइट में 8 बिट का समूह होने का काम होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस्ताद जाकिर हुसैन, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक उस्ताद जो जाकिर हुसैन है उनका संबंध किससे है? तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन है दोस्तों, अगर बात करेंगे तो उस्ताद जाकिर हुसैन का जो संबंध है वो तबला से है। किससे है दोस्तों? तबला से। याद कीजिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, यानी उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूकंप की तीव्रता, दोस्तों अगर बात करेंगे भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों? रिएक्टर स्केल से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, वैसे जापान में है तो बराबर भूकंप आता रहता है, तो अगर वहाँ के जो तीव्रता है, कितना ये तीव्रता से, कितना तीव्र गति से भूकंप आया है, इसके लिए मापने का यंत्र होता है। उनका यंत्र का नाम है रिएक्टर स्केल। क्या नाम है दोस्तों? रिएक्टर स्केल। यानी ये भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को रिएक्टर स्केल कहा जाता है ना दोस्तों। और वैसे अगर हम भूकंप को मापते हैं तो वो सिस्मोग्राफ से मापते हैं। अगर भूकंप की तीव्रता मापना है तो रिएक्टर स्केल से मापेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हम्पी में विजयनगर राजवंश के खंडहर है। अगर बात कीजिएगा दोस्तों तो हम्पी में देखिएगा तो हम्पी में विजयनगर राजवंश के क्या है? तो खंडहर है। हम्पी में किसका खंडहर है दोस्तों? तो विजयनगर राजवंश का। याद कीजिए, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको खासकर देखिएगा दोस्तों कि बराबर खासकर रेलवे ग्रुप डी में है ना दोस्तों, एनटीपीसी में, या अगर बीपीएससी में देखिए, या कोई से दोस्तों डिफेंस लाइन में देखिएगा, तब बराबर दोस्तों रेलवे सामान्य अध्ययन हो या लुसेंट सामान्य अध्ययन से कोई से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब इसी से सबसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग मोटिवेट बनाइए हमको, और आपके लिए हम जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपको कवर करवा रहे हैं, है ना। आपको बेहतर तरह से हम तैयारी करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, और खासकर दोस्तों एक लाइक तो बनता है कि आप लोग प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है हम्पी। अगर बात करेंगे दोस्तों हम्पी कहाँ है, तो हम्पी देखिए दोस्तों कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में है। याद कीजिए दोस्तों, अगर आप पूछ दे क्वेश्चन कि हम्पी कहाँ है, तो हम्पी जो है कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हेमावती दोस्तों किसकी सहायक नदी है? अगर हेमावती की बात करेंगे तो हेमावती जो है यह कावेरी की सहायक नदी है ना। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती जो है दोस्तों ये कावेरी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। याद कीजिए कि हेमावती जो है ये कावेरी की सहायक नदी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉनिटर, दोस्तों ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर बात करेंगे मॉनिटर, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कौन सा डिवाइस है दोस्तों? तो मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कौन सा डिवाइस है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगर दोस्तों पूछ देगा कि एक आउटपुट डिवाइस का नाम बताएं, तो आउटपुट डिवाइस का जो नाम है वो एक मॉनिटर है। क्वेश्चन उल्टा के दोस्तों कुछ भी प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है ना। तो देखिएगा दोस्तों, मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। अगर पूछ देगा मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगर पूछ देगा आउटपुट डिवाइस का नाम बताएं, तो मॉनिटर जो एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रडार पद्धति विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। अगर बात करेंगे दोस्तों रडार पद्धति के बारे में, तो रडार जो पद्धति है, रडार पद्धति वो किस पर कार्य करती है? तो दोस्तों अगर रडार जो पद्धति है वो विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। किस पर काम करती है रडार पद्धति? तो रडार पद्धति जो है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग पर ये कार्य करती है, खासकर रडार पद्धति। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंजन की चाल मापने के लिए टोकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों बात करेंगे इंजन की चाल, तो इंजन का अगर चाल मापेंगे आप लोग तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है?
इंजन की चाल मापने के लिए दोस्तों बात करेंगे तो टोकोमीटर यंत्र का, अगर आप लोग इंजन का चाल मापना हो, चाहे कोई भी वाहन हो, है ना, चाहे कोई भी वैन हो, तो उसका अगर बात करेंगे तो इंजन का अगर चाल मापेंगे तो उसको में उसके मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो इंजन की चाल मापने के लिए जो यंत्र है उनका प्रयोग करेंगे टोकोमीटर। कौन सा? टेकोमीटर। दोस्तों याद कीजिए, इंजन की चाल अगर मापेंगे तो हम लोग टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक धन्यवाद। देखते रहिए अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।